हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 20th जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि कल आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है उसका काफ़ी ज़्यादा एक सर्वर डाउन हुआ था, कल सर्वर क्रैश हुआ था, जिसके कारण काफ़ी सारा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स फेस की गई है। उसी के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट रिलीज़ किया था और जिस जिस सर्वर्स में वो अपडेट आया था ना, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर्स में वो अपडेट आया था, उसके कारण एक काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन देखा गया था विंडोज़ में। बेसिकली आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको विंडोज़ बोलते हैं, और उसी चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, जिसको एक टर्म दिया गया है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ध्यान रखिएगा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ किस चीज़ से रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर क्रैश से रिलेटेड है। इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट देखो, फ्लाइट का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखा गया था, जहाँ पे ग्लोबली बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंडिगो नाम की जो कंपनी है उसने सिर्फ एक दिन में कल 283 फ्लाइट्स उसने कैंसिल की हैं, राइट। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम जो है, जो टेलीकॉम है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, टीवी चैनल्स हैं, बाकी जो कंपनीज़ हैं, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि विंडोज़ पे ऑपरेट कर रही थी, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही थी, वो सब की सब यहाँ पे कल कहीं ना कहीं क्रैश हो गई थी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो प्रीमियर एजेंसी है उसका नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है सर्ट इन करके, ठीक है। इसी पर्टिकुलर सिस्टम के कारण और प्लस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगातार माइक्रोसॉफ्ट के साथ टच में थी, तो उन्होंने जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझो। ये प्रॉब्लम क्या है? अगर हम डिजिटल इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे रिस्क आते हैं, ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, राइट। फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए। जैसे कि क्या? पहली चीज़ तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कॉर्पोरेट बॉडी है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ हमें बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि ऐसे प्रॉब्लम कम से कम है, पहली चीज़ तो। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास ऐसे टाइम में कोई एक बैकअप होना चाहिए, बिकॉज कल हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इकोनॉमी को, राइट। अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स मिस हुई हैं, बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकली इश्यूज़ हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे कल कहीं ना कहीं फेस किए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर के साथ में। प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे तब जाकर हम ऐसे टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्रिटिकल सर्विस है, अगर ये क्रिटिकल सर्विस किसी भी टाइप के डिजिटल फेलियर के टाइम में फंस जाए, जैसे कल हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट का सारा विंडोज़ क्रैश हो गया था, तो ऐसे टाइम में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूटी के लिए ऑप्शंस होने चाहिए। हमारे पास कुछ क्रिटिकल सर्विस ऐसे होने चाहिए जिसको हम उस टाइम में भी यूज़ कर सकें। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हमारे पास हर चीज़ का एक बैकअप होना चाहिए, हमें ओवर रिलाई नहीं करना है इन चीज़ों के ऊपर, राइट। और कल का एग्जाम्पल इसके लिए परफेक्ट था। आई होप आप ये चीज़ प्रॉपरली समझ के। मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में है, जहाँ पर सिविल अनरेस्ट चल रहा है। वहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उन्होंने सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, बांग्लादेश सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता है, वहाँ पर हाफ से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा जो सीट्स है उन्होंने रिजर्व कर दी है, राइट। उसके कारण जो बाकी जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया है कि सिविल सर्विसेज जैसे प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लोग जो है अपनी मेरिट के ऊपर आने चाहिए। अब अपनी मेरिट के ऊपर आइए और तब जाकर अपना सिलेक्शन लीजिए, ना कि अपने रिजर्वेशन के बेसिस पे, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा सिविल अनरेस्ट चल रहे हैं। कल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जहाँ पर बेसिकली एक प्रोटेस्टिंग ग्रुप के ऊपर ओपन फायरिंग भी की गई है, जिसके कारण 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। नाउ सेम चीज़ देखो, रिजर्वेशन सिस्टम तो इंडिया के अंदर भी है, तो क्या इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम को फिनिश कर देना चाहिए? द आंसर इज़ नो। देखो, हमें ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चलना होता है, बिकॉज रिजर्वेशन वहाँ पर उनको दिया गया है जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है। बट क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है? द आंसर इज़ येस। क्या उस मिसयूज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ अगेन येस। बट जो लोग सच में इस रिजर्वेशन के काबिल है उनको वो रिजर्वेशन डेफिनेटली मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है अपना। मूविंग अहेड, थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ इज अबाउट अ वागनाक। सो वागनाक क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा वेपन है जिसको हाथों में पहना जाता है, और जो शेर के पंजे होते हैं ना, शेर के पंजे की तरह होता है, बस ये चीज़ जो होती है लोहे की बनी होती है। ना इसको छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इस्तेमाल क्या करते थे, और इसका सबसे फेमस इस्तेमाल कब हुआ था? नाउ आप जानते हैं कि हैदराबाद में 2 डिफरेंट टाइप की डायनेस्टीज़ ऑपरेट करती थी, बीजापुर और आदिल शाही, राइट। नाउ जो बीजापुर सल्तनत था उसके एक राजा ने बेसिकली अफजल खान को, जो उनका जनरल हुआ करता था, तो अफजल खान को भेजा था कि शिवाजी महाराज को मारने के लिए, बट शिवाजी महाराज ने इसी वाघनाग का इस्तेमाल करके उस अफजल खान को मार दिया था। तो शिवाजी महाराज का ये जो ये बीजापुर का जो जनरल था अफजल खान, उसको मारना
और वागनाग का यहाँ से फेमस हो जाना, ये चीज़ हमारे हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लंदन में एक म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। नो अब तक ये पर्टिकुलर वागनाग, जो ओरिजिनल शिवाजी महाराज का जो ओरिजिनल वागनाग था, वो इसी पर्टिकुलर म्यूजियम के अंदर रखा गया था। बट रिसेंटली जो शिवाजी महाराज की जो कोरोनेशन हुई थी, मतलब जब वो छत्रपति बने थे, उसके 350 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसके कारण हम इस पर्टिकुलर वागनाग को वापस इंडिया लेकर आए हैं और इसको म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, यही इसका न्यूज़ है। सो आई होप आप वागनाग को प्रॉपर्ली समझ गए हैं। मूविंग है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर आप उनका नाम ध्यान रखते हैं तो आप अपने आंसर्स के अंदर उनको कोट कर सकते हैं और आपको वो अच्छे नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया और यूएस का रिलेशन है, उसमें कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिकॉज इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यूएसए और इंडिया के बीच में जो एक डायरेक्ट पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं एम्बेसडर। नो एम्बेसडर दो होते हैं हमेशा, एक होता है इंडिया का एम्बेसडर जो कि यूएस के लिए होगा, और एक यूएस का एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए होगा। राइट, सो इतना चीज़ आई होप आप समझ गए। नो पिछले 6 महीने से जो इंडिया का एम्बेसडर था यूएसए के लिए, वो वाला पोस्ट जो था वो वेकेंट था, मतलब खाली पोस्ट थी। रिसेंटली उसको फिल किया गया है, जहाँ पर विनय क्वात्रा सर जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट को संभाला है। नो इंडिया और यूएस के बीच में रिसेंट कुछ टाइम्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो इंडिया के जो टाइज है रशिया के साथ में, उसके कारण यूएसए बहुत खुश नहीं है इंडिया से, पहली चीज़ तो। सेकंड, आप जानते हैं एक पन्नू केस आया था जिसके अंदर दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज किल्ड इन यूएसए एंड इट वॉज अलीज्ड कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इसको मारा है। ऑब्वियसली इंडिया ने डिनाई कर दिया इस चीज़ को, बट इसके कारण अभी कुछ रिलेशन में स्ट्रेन्स आए थे। थर्ड, मोदी का और पुतिन का जो पर्सनल रिलेशन है ना, मतलब वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण भी यूएसए इंडिया से थोड़ा सा हटता है बेसिकली। नाउ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये इंडिया के अगेंस्ट जा रही है? द आंसर इज नो। आपको याद होगा कल एक एडिटोरियल के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, एंड हाउ इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है। तो बस ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है इस चीज़ के थ्रू। जब हम यूएसए और रशिया दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर रख रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना चाहते हैं यूएस के साथ भी। लेकिन जब हम यूएस के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी जगहों से अपने रिलेशन को बंद कर देंगे, रादर बाकी जगहों पर भी जो हमारे रिलेशन है बेसिकली वो ओपन होंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। मूविंग है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो उनके लोकल लोग हैं उनके लिए कुछ जो जॉब्स हैं वो रिजर्व कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आपको याद होगा हरियाणा ने भी ऐसा ही कुछ जो लॉ है, बिल है, वो लेकर आए थे लास्ट ईयर। राइट, तो देखो हम फिलहाल कर्नाटका बिल की बात करते हैं। सो ऑब्वियसली अभी ये एक्ट नहीं बना था, दिस वॉज स्टिल एट अ ड्राफ्टिंग स्टेज, जहाँ पर इसका पूरा नाम देख लेते हैं, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024। ये इसका पूरा नेम था इस पर्टिकुलर बिल को। मैं उसको रिसेंटली कर्नाटका के स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। नाउ कर्नाटका में किसी गवर्नमेंट है, इट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, ध्यान रखिएगा कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था। लेकिन ऑब्वियसली जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, उन लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट आ रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें जो इसके अगेंस्ट आए हैं, समझते हैं। बिल का मेन प्रोविज़न ये बोलता है कि देखो कर्नाटका के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, उनको अपने जितने भी जॉब की हायरिंग है ना, उसमें कम से कम 50% पीपल जो कि मैनेजरियल पोजीशंस में, जो मैनेजर्स बनेंगे, मैनेजमेंट पोजीशन में जाएंगे, वो कर्नाटका से ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन अपनी ऑफिस को, अपनी कंपनी को कर्नाटका के अंदर खोलता है, तो वहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट के पोजीशंस होंगे उसमें 50% कर्नाटक के लोग होने चाहिए, और 70% जो नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस है वो भी कर्नाटक के होने चाहिए। और कर्नाटका के कौन होंगे, लोकल कैंडिडेट्स कौन होंगे, इसका क्राइटेरिया भी खुद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नाउ एक चीज़ समझो, कर्नाटका में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज बैंगलोर। और बैंगलोर को आप आईटी हब मानते हैं इंडिया का। आईटी हब में ऑलमोस्ट इंडिया के वर्ल्ड की सारी जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, सबके यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। राइट, वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबल लेवल के लोग आते हैं यहाँ पर, यूएस, चाइना, जापान, हर टाइप के लोग, जो हर कंट्री के लोग जो वो यहाँ पे आकर काम करते हैं। ना सोचो, अगर हम यहाँ पर 50% पोजीशन जो मैनेजमेंट पोजीशन में है और 70% नॉन मैनेजमेंट की पोजीशंस को अगर हम यहाँ पर रिजर्व कर देंगे सिर्फ लोकल्स के लिए, तो जो ग्लोबल लेवल पर जो हमने एक बैंगलोर को एक आईटी हब बनाया है, आपको लगता है वो ब्रेक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा? राइट, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता था। इसी चीज़ के कारण जो इंडस्ट्री हेड्स हैं वो लोग इसके अगेंस्ट थे यहाँ पर, तो ये वो नहीं चाहते कि उनकी कंपनी में नॉन डिजर्विंग लोग आए। देखो
ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में डिजर्विंग लोग नहीं हैं, बट द पॉइंट इज कर्नाटका के अंदर इतने सारे डिफरेंट कंपनीज हैं। अलॉन्ग विद दैट हर कंपनी के पास अपनी खुद की एक पावर होनी चाहिए कि वो खुद चूज कर सके कि उसके यहाँ पे कौन काम करेगा, एंड दैट शुड बी फ्रॉम एंटायर ग्लोब, नॉट जस्ट एट वन प्लेस। इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर इमर्ज हुए हैं। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो कुछ ऐसे ही बिल्स पास हुए थे आंध्र प्रदेश में 2019 में, हरियाणा में पास हुआ था 2020 में, एंड झारखंड में पास हुआ था 2023 में। तो इन बिल्स का क्या हुआ? देखो, अगर आप हरियाणा बिल की बात करो तो हरियाणा बिल को तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया था। ये बोला था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है, मतलब आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी और 19 मतलब राइट टू प्रोफेशन, इन दोनों ही चीज़ों को ये वायलेट करता है। इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यहाँ पे हरियाणा को उसको वो कर दिया था, क्वैश कर दिया था। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश वाला बिल जो है भी जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आंध्र प्रदेश वाला भी ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिजेक्ट दिस वन ऑल्सो। एंड जो झारखंड का जो बिल था इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था, तो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड। सो आप देख सकते हैं आंध्रा, हरियाणा और झारखंड, तीन स्टेट्स ने ऐसे बिल्स बनाए थे जो जैसा अभी कर्नाटका ने बनाए हैं, और तीनों ही ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई हैं, तीनों ही यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। नाउ अगर हम कर्नाटक बिल की बात करें तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को वायलेट करता है, उसी कारण ये अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर किसी को रिजर्वेशन देना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस तो वो सिर्फ पार्लियामेंट दे सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं दे सकती है उस चीज़ को, राइट। आई होप इतना चीज़ आप प्रॉपरली समझ गए। नाउ ये बिल क्यों लाया गया था? ये बिल इसलिए लाया गया था बिकॉज जो कर्नाटक के वर्कर्स हैं, रेसिडेंट वर्कर्स हैं, उनके अंदर काफ़ी रिसेंटमेंट थी कि जो हमारे जॉब से वो माइग्रेंट्स आके ले जाते हैं, मतलब बाकी स्टेट से, बाकी कंट्री से लोग आते हैं, वो लोग आकर हमारे जॉब्स ले लेते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है कर्नाटक के खुद के वर्कर्स का, बिकॉज उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, एंड इसी के कारण यहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर आई थी। बट ऑब्वियसली ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि देखो, आपको लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है, रादर आपको बेटर तरीके से लेबर राइट्स को इन्फोर्स करना है, सो दैट यहाँ पर जो भी आकर काम करे वो बेटर तरीके से काम कर सके, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का भी हरासमेंट ना हो, राइट। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा लेट मी टेल यू अ पॉलिटिकल एंगल टू दिस ऑल्सो। देखो एक चीज़ समझो, कर्नाटक गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता था कि अगर हम ऐसा कोई बिल लेकर आएंगे तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बट स्टिल दे ब्रॉट इट आउट। क्यों ऐसा? बिकॉज कर्नाटक गवर्नमेंट वांटेड टू शो इट टू पब्लिक, पब्लिक को दिखाना चाहती है कि देखो हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डू अस। ठीक है, ऐसा कुछ हमें कोर्ट्स करने नहीं दे रही है, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो आप इसको एक पॉलिटिकल एंगल की तरफ भी देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ गए। ऑलराइट, मूविंग अहेड, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स और उसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं इंडिया के ऊपर, उसको हम देखते हैं। देखो 2023 का जो साल था ना, वो सबसे वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड, जिसके कारण अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट $280 बिलियन इतनी का लॉस हुआ है इकोनॉमिकली। अगर हमने अपने डिजास्टर रेजिलियंस को इंप्रूव कर लिया होता, मतलब जिस तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं उससे अगर हम रेजिलियंट हो गए होते तो शायद इतने का हमें लॉस ना होता, बट अब हमें ऑब्वियसली हम इतना स्ट्रांग नहीं थे, हम डिजास्टर को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अभी तक अगर आप देखो तो किस टाइप के इंश्योरेंसेस दिए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, तो क्या करते हैं वो लोग? पहले जाते हैं वहाँ पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जाती है, वो प्रॉपर्ली चेक करती है, वहाँ पर फिजिकल असेसमेंट होता है डैमेज का, कितना डैमेज हुआ है, और उसके बाद फिर जाकर एक पर्टिकुलर टाइप की जो इंश्योरेंस है उसको वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इस तरीके से, राइट नाउ जो बेसिकल सिस्टम है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो ऐसा होता है, डिजास्टर आने के बाद एक फिजिकल असेसमेंट होती है उस पर्टिकुलर प्लेस की, और उसके बेसिस पर जितना डैमेज होता है उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण पैसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो डिले हो जाता है, राइट। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो आर्टिकल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के इंश्योरेंस की बात की गई है जिसका नाम है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस को अगर ब्रेक करो तो ये वर्ड पैरामीटर से बना हुआ है। पैरामीटर का मतलब क्या है समझो। देखो इस पर्टिकुलर टाइप के इंश्योरेंस में सिंपली क्या होता है, पैसे तब दिए जाते हैं जब कोई पर्टिकुलर प्री डिफाइंड ट्रिगर्स हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फ्लड्स आ गए और फ्लड्स में जितना पानी जमा हुआ है अगर वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 सेंटीमीटर, तो अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर आया तो हम उसको फ्लड मान लेंगे, अगर ऐसा इंश्योरेंस कंपनीज बोलती हैं। और अगर वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चला गया, देन आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू गो एंड चेक फॉर द फिजिकल फिजिकल असेसमेंट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप जाकर चेक मत करो कितना टूटा है कितना नहीं टूटा है। उसके बाद इफ़ यू हैव प्री डिफाइंड किया है आपने कि भाई फ्लड का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, तो जैसे ही 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी जाता है, यू शुड रिलीज द मनी, आपको पैसे दे देने चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों को उसी समय में हेल्प मिले।
ऐसा नहीं कि फिजिकल असेसमेंट हो रहा है उसके बाद 1 साल के बाद हम पैसे दे रहे हैं, दैट विल कॉज टू लॉन्ग अ डिले, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आपने खुद से कुछ प्री डिफाइन किया है, जैसे मान लो अर्थक्वेक है, तो आप अर्थक्वेक में डिसाइड कर सकते हो कि अगर 7.0 से ऊपर का रेक्टर स्केल का वो आएगा, मैपिंग आएगा, तो विल रिलीज दिस मनी। तो द मोमेंट अगर वो 7.0 आता है तो आप उसी टाइम पैसे रिलीज कीजिए, सो दैट वहाँ पर जिसको भी जरूरत है वो पर्टिकुलर पैसे वहाँ पर उस पर्टिकुलर पैसों का इस्तेमाल कर सके और स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए मतलब काम कर सके। आई होप अब दोनों में डिफरेंस समझ गए। राइट नाउ जो होता है वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस सिस्टम ये बोलता है कि पहले फिजिकल असेसमेंट करो डैमेज का, उसके बाद उसको अप्रूव करवाओ एंड आफ्टर दैट पैसे रिलीज करो, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज फिजिकल असेसमेंट करने में ही साल लग जाते हैं। बट अभी जो नया सॉल्यूशन दिया गया है उसका नाम है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस, मतलब आप कुछ पैरामीटर पहले डिसाइड कर लीजिए, प्री डिफाइन कर लीजिए, और उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर चीज़ थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती है तो आप पैसे रिलीज कर दीजिए। इसका एडवांटेज क्या होगा? पहली चीज़ तो स्पीडी पे आउट, मतलब जल्दी से जल्दी पैसे पहुंचेंगे जरूरतमंदों तक। सेकंड, रिड्यूस्ड वेरिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी, वेरिफिकेशन करने में जितना टाइम लगता है वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। थर्ड, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लो फ्रीक्वेंसी हाई इंपैक्ट इवेंट्स है, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब कभी कभी होता है लेकिन जब होता है तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स, इन सब चीज़ों में तो इसकी जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऐसे टाइम में आप वेट नहीं कर सकते कि पहले हम असेसमेंट करेंगे उसके बाद हम पैसे देंगे, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डिलेज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिसेंटली बेसिकली मोरक्को के अंदर एक 6.8 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और इस अर्थक्वेक से डील करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने पहले ही एक पैरामीट्रिक जो इंश्योरेंस है उसको साइन कर रखा था। द मोमेंट वो थ्रेशोल्ड पार हुआ, 6.8 मैग्नीट्यूड पार हुआ अर्थक्वेक का, वर्ल्ड बैंक ने इंस्टेंटली $275 मिलियन से उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की मोरक्को की। सिमिलरली अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो चलता है। नो, इसके अंदर ये नहीं बोलते हैं कि आपका कितना क्रॉप डैमेज हुआ है, हमें बताओ, 1 बंडल डैमेज हुआ है, 2 बंडल डैमेज हुआ है, उसके बदले में आपको पैसा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फसल बीमा योजना के अंदर डायरेक्टली एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बनाया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि अगर रेनफॉल इससे ज़्यादा होती है, राइट, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम आपको ऑटोमेटिकली पैसे देंगे, और ऐसा ही किया जाता है यहाँ पे, राइट। अगर हम इंडिया के अडॉप्शन की बात करें तो इंडिया में अगर हमें पैरामेट्रिक इंश्योरेंस को अगर हमें अडॉप्ट करना है तो उसके लिए प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर को और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। दोनों के साथ में मिलकर कुछ प्री डिफाइंड ट्रिगर पॉइंट्स बनाने होंगे, पैरामीटर्स बनाने होंगे, जिसके ऊपर जाकर यहाँ पर हेल्प मिल सकती है हमें। देखो, हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को यहाँ पर मैप करना होगा, जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वेदर इवेंट्स होते हैं, राइट। जैसे अगर आप इंडिया को देखो तो इतने सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, यहाँ पर फ्लड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप यहाँ पर जो हमारा बेसिकली हिमालयन स्टेट है वहाँ पे अर्थक्वेक की प्रॉब्लम ज़्यादा है, राइट। तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को डिसाइड कीजिए, राइट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर ऑपरेट कीजिए, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो नागालैंड यहाँ पर इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने पैरामीट्रिक कवर खरीदा है, पैरामीट्रिक इंश्योरेंस खरीदा है बारिश का, मतलब 2021 में खरीदा था उन्होंने कि अगर हमारे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो हमें इस पर्टिकुलर लेवल की बारिश पे इतना पैसा चाहिए होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। नागालैंड ने खरीदा है, तो आपको मालूम होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर आप इंडिया के पोटेंशियल की बात करेंगे तो इंडिया के पास बहुत एक्सटेंसिव डेटा है आधार के थ्रू, राइट। तो आधार के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पर कैसी ज़रूरतें हैं, कितने फार्मर्स हैं, कितने कौन कौन चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमें मालूम चल सकती है बिकॉज हमारे पास डेटा बहुत अच्छा है। इसी चीज़ को कस्टमाइज़ करके अगर हम क्लाइमेट वल्नरेबल जोन्स बनाएं, मतलब कौन सा इंडिया का पार्ट जो है वो किस क्लाइमेट के लिए यहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबल है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस को यहाँ पर रिलीज करें, देन दैट अगेन विल बी अ वेरी वेरी हैंडी थिंग। इसके अलावा इंटरनेशनल में जितने भी रिस्क इंश्योरेंस पूल्स हैं, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो ऑलरेडी पैसा खर्च किया हुआ है इंश्योरेंस के लिए, उन सब चीज़ों को यहाँ पर लोकल लेवल पे इस्तेमाल कीजिए ताकि आप रेजिलियंस को इंक्रीज कर सके क्लाइमेट के अगेंस्ट, और क्लाइमेट से अगेंस्ट आप फाइट कर सकें, राइट। सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को आप प्रॉपर्ली समझ गए हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, अगर आपने सुना होगा ये चीज़, तो केरला ने रिसेंटली अपने कुछ एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको चेंज किया है, मतलब स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स है उसको चेंज किया है, स्पेशली क्लास 1st, 3rd, 5th एंड 7th, ये 4 क्लासेस का राइट नाउ चेंज किया गया है, जिसको जेंडर सेंसिटिव बनाने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है जब भी आप कोई भी ऐसा आंसर लिखते हैं जहाँ पर जेंडर बायसनेस का इशू आता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का इशू आता है, वहाँ पर सॉल्यूशन में आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एम क्या है इन टेक्स्ट बुक का? एम ये है कि जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको यहाँ पर फिनिश कर सकें, राइट। इंक्लूसिविटी जो है, मतलब बॉय वर्सेस गर्ल का जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो फिनिश होकर बॉय एंड गर्ल का कंसेप्ट यहाँ पर आना चाहिए, राइट। इंक्लूसिविटी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक के बनाने की बात करें तो पहली चीज़ तो जो केरला का जो करिकुलम स्टीयरिंग कमेटी है उन्होंने तो बनाया ही है, साथ ही साथ उन्होंने फीडबैक्स लिए हैं बहुत सारे एजुकेटर से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, इन सब से, राइट। तब जाकर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक जो है बेटर बन पाई है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इस फीचर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी इस बुक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की गई है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फादर जो है वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे और मदर जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड काम करेंगे। इन चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश की गई है। क्यों मदर्स प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हैं, राइट? कर सकती हैं, राइट? ऐसी स्टोरीज बताई गई है यहाँ पर। देन बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैसे एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, पर्सपेक्टिव को समझना है, एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना है, जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करना है, ये सब चीज़ें भी इस टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड की गई हैं। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके तहत स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करें जेंडर नॉर्म्स को, स्टीरियोटाइप्स को, डिस्कस करें, उनके सॉल्यूशंस खुद से समझें। बिकॉज अर्ली स्टेजेस में अगर हम ऐसा कुछ करें तो ऑटोमेटिकली हम एक अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं। रिकमेंडेशंस भी हैं कुछ, जैसे कि हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना होगा, कॉन्टिन्यूसली फीडबैक करना होगा, फीडबैक लेते रहना होगा, सो दैट हम इन टेक्स्ट बुक को टाइम टू टाइम रिफाइन कर सकें, और अगर कोई और प्रॉब्लम उसमें बची हुई है तो उसको भी हम टेक्निकली सॉल्व कर सकें। इसके अलावा और ज़्यादा हायर क्लास के ऊपर जो जो चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें, और ज़्यादा जो डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकें। राइट नाउ हमने सिर्फ मेल फीमेल को लिया है, व्हाट अबाउट द अदर जेंडर्स, राइट? उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकें विद टाइम, सो दैट छोटे क्लासेस में अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के मन में एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी। मूविंग अहेड, इंडिया और जापान ने साथ में मिलकर एक कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को लॉन्च करने का स्टार्ट किया है, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग फेज। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से दो कंट्री मिलकर कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ जापान कर रहा है। इसके लिए उन्होंने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है, सो दैट एक दूसरे कंट्री के लिए एमिशन रिडक्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकें। नो, क्या होता है कार्बन क्रेडिटिंग? आई होप आप जानते ही होंगे। देखो, कार्बन को अगर हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करें, जहाँ पर लेट्स से कि इंडिया के पास, मान लेते हैं इंडिया के पास अगर 100 बिलियन 100 टन्स कार्बन को इस्तेमाल करने की अगर इसके पास परमिशन है, राइट, और इंडिया ने मान लो अगर 90 टन से इस्तेमाल किया है, तो उसके पास 10 टन्स जो बचे हुए हैं इसको सर्टिफिकेट में इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप जापान का एग्जांपल लो, जापान को मान लो 50 टन्स को इस्तेमाल करने का परमिशन है, बट इसने 55 टन्स यूज़ कर लिया है, तो ये 5 टन्स जो एक्स्ट्रा किया है ना, इसके बदले में इंडिया से वो 5 टन्स का सर्टिफिकेट खरीद सकता है। इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिटिंग इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए इंडिया और जापान ने साथ में मिलकर एक मैकेनिज्म को लॉन्च किया। मूविंग अहेड, इजराइल ने जो पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई कर रखा है, इस चीज़ के ऊपर वर्ल्ड बैंक का जो एक बॉडी है ना, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका एक बयान आया है। ICJ ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि जो इजराइल ने जो एक 10 साल से ज़्यादा जो गाजा है, वेस्ट बैंक है, इसके ऊपर जो बेसिकली ऑक्यूपाई कर रखा है, ये इलीगल है, इलीगल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि इजराइल को अपना ऑक्यूपेशन खत्म करना होगा, और साथ ही साथ जितने भी न्यू सेटलमेंट्स कर रहा है वो पैलेस्टाइन के अंदर, उसको भी यहाँ पर बंद करना होगा। बिकॉज बेसिकली यूएन ने क्या किया है, यूएन ने यहाँ पर इजराइल को, देखो कुछ ऐसा इजराइल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पैलेस्टाइन है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, सॉरी दिस इज गाजा एंड दिस इज वेस्ट बैंक, और दिस इज इजराइल, दिस एंटायर इजराइल। तो ये गाजा और वेस्ट बैंक मिलाकर क्या बनाते हैं? पैलेस्टाइन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो यही दोनों पार्ट्स, यानी कि ये पार्ट्स और इस पार्ट को अकेला छोड़ने के लिए बोला है यूनाइटेड नेशन ने, और बोला है कि बाकी इजराइल तो आपके पास है ही, बाकी जो 2 पार्ट है उसको आप छोड़ दो, सो दैट पैलेस्टाइन जो है वो वहाँ पर आराम से रह सके। बट एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी एडवाइजेस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। तो इजराइल यहाँ पर नॉन बाइंडिंग तो है, बट ध्यान रखिएगा ये मॉरल प्रेशर जरूर क्रिएट करते हैं। सो इजराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर इमर्ज होना स्टार्ट हो गया है। सो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अलॉन्ग विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।